जाहिर सी बात है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के उपरांत राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और उनके अंगरक्षकों का जो काफिला है संसद भवन से राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर एक परंपरागत तरीका है और ये माना इसी के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत होती है। 28 जनवरी से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं देश के विकास को लेकर और देश में जो जनकल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं उसका किस तरह से लाभ आम आदमी को मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, उसका भी उन्होंने उल्लेख अपने अभिभाषण में किया है। एक ऐतिहासिक अवसर, महत्वपूर्ण अवसर, बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। जाहिर तौर पर जो बजट सत्र होता है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, नीतिगत मुद्दों के लिहाज से, विकास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहता है। माननीय सभासदों, प्रोसेशन की प्रक्रिया का समापन होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन में देश के विकास का उल्लेख किया, देश में किस तरह बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है इसका उल्लेख किया। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विदा करने के उपरांत सदन में वापस लौटते हुए संगोल के साथ एक परंपरा और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र का शुभारंभ हो गया
बुधवार से इसका शुभारंभ हुआ है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। बीता वर्ष भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्मरणीय रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संसद के इस सत्र को संबोधित करते हुए अत्यंत उन्हें प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि पिछला वर्ष भारत की तीव्र प्रगति और विरासत के उत्सव के रूप में यादगार रहा। पूरे देश में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जाहिर तौर पर उप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन के जरिए राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। साथ ही किस तरह सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने देश में आम जीवन में लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया, इसका भी उल्लेख उनके संबोधन में देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वर्ष 2026 के साथ भारत ने इस सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस सदी के पहले 25 वर्ष भारत के लिए कई सफलताओं, गौरवपूर्ण उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों से भरे रहे हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन में अभिभाषण के दौरान क्या कुछ खास कहा। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सूर और देश का एकता के भाव से भर दिया गया है। जब देशवासी अतीत के ऐसे महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं तो नई पीढ़ी के प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा विकसित भारत के और हमारी यात्रा के ओर गति देती है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव से मिले। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है और इसी का नतीजा है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल के सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। बीते एक वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवार तक नल से जल विधा पहुंची। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्थाओं को स्थायी बना रही है। इसी एक वर्ष में सरकार ने 7.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पहुंचाया। मुझे ये देखकर संतोष है कि आज देश के युवा, किसान, श्रमिक और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का लगातार बिहार समेत पूर्वी भारत के राज्य लॉजिस्टिक हब बनकर उभर रहे हैं। क्रूज टूरिज्म से तटीय और नदी इलाकों में पर्यटन बढ़ रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। सदस्यगण, स्पेस टूरिज्म भी अब भारत की पहुंच से दूर नहीं है। भारत के युवा अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचना एक ऐतिहासिक यात्रा का आरंभ है। आने
आने वाले समय में हमारा देश अंतरिक्ष में भारतीय स्टेशन की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। देश बहुत उत्साह के साथ गगनयान मिशन पर भी काम कर रहा है। माननीय सदस्यगण, दशकों से लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए योजनाओं के लाभ को हर लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने प्रगति नाम से एक नई व्यवस्था आरंभ की है। दिसंबर 2025 में प्रगति के 50वें बैठक का ऐतिहासिक पड़ाव भी आया। बीते वर्ष में प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपया से अधिक के प्रोजेक्ट्स के गति दी। लाखों करोड़ रुपया की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफर के जिस मंत्रों को लेकर देश चल रहा है, उसकी सफलता में प्रगति की इन बैठक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। माननीय सदस्यगण, बीते 11 वर्षों में देश की आर्थिक नींव बहुत मजबूत हुई है। दुनिया में अनेक प्रकार के संकटों के बावजूद भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। भारत ने महंगाई दर को कम रखने के अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया है। इसका सीधा फायदा देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हो रहा है। मेरी सरकार ने नीतियों के कारण देशवासियों की आय बढ़ी है, बचत बढ़ी है और खरीद शक्ति में भी वृद्धि हुई है। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो सहमति हुई है, मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये ऐतिहासिक कदम भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के गति देगा। भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएगा। माननीय सदस्यगण, आज मेरी सरकार रिफॉर्म्स एक्सप्रेस के पथ पर चल रही है। पुराने नियमों और प्रावधानों को भविष्य की जरूरत के हिसाब से निरंतर बदला जा रहा है। सभी ने देखा है कि कैसे जीएसटी में ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म ने देशवासियों का उत्साह से भर दिया। इस रिफॉर्म के कारण देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित हुई। जीएसटी में कटौती के बाद वर्ष 2025 में 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन 2 करोड़ से पार कर गया है। ये अपने आप में नया रिकॉर्ड है। इनकम टैक्स कानून भी अब नए स्वरूप में सामने आया है। 12 लाख रुपया तक की आय पर टैक्स जीरो करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ऐसे रिफॉर्म से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को अभूतपूर्व फायदा हो रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन में कही। उन्होंने ये बताया किस तरह से भारत ने पिछले 1 दशक में विकास किया है, कैसे भारत ने समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया है और देश का बुनियादी ढांचा, बात चाहे टेक्नोलॉजी की हो या बात सड़क या राजमार्गों की हो, किस तरह देश का विकास तेजी के साथ हुआ है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का भी उल्लेख किया तो सरकार की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के क्या मायने हैं, क्या संदेश हैं, क्या कुछ अलग है। हमारे साथ इस समय मौजूद है संसद टीवी के संपादक श्याम किशोर साय जी। श्याम किशोर साय जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण आज का रहा उसका क्या संदेश है, क्या कुछ खास रहा उसमें? मनोज जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण वो बार बार कहती हैं कि हमारी सरकार, मेरी सरकार, तो सरकार के काम का लेखा जोखा है। बजट आने वाला है, उससे पूर्व 1 वर्ष में सरकार ने क्या किया, कुछ बातें जो पिछले 10-11 वर्षों में लगातार आ रही हैं, जिसको एक कंसिस्टेंसी हम कह सकते हैं। कृषि कल्याण की बात है, गाँव की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, आत्मनिर्भरता की बात है, वो सारी बातें हमने सुनी हैं और मजबूत ढंग से उन्होंने अपनी सरकार के काम को रखा है। मैं कुछ उन बातों का उल्लेख करना चाहूँगा जो इस बार थोड़ा अलग कह सकते हैं। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है, इसका विशेष उल्लेख था। अभी पीछे सरकार ने शांति बिल, परमाणु ऊर्जा को लेकर जो कानून
लाया है, बनाया है, उसका विशेष उल्लेख था कि 100 गीगावाट तक की क्षमता होने जा रही है। सोलर एनर्जी को लेकर 20 लाख घरों में रूफटॉप ऐसा वो लग चुका है और इसको लेकर 500 गीगावाट तक का जो वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर एक लंबी योजना है, इससे स्पष्ट ऐसा दिख रहा है। एक पूर्वोत्तर का विशेष उल्लेख कह सकते हैं। पूर्वोत्तर का उल्लेख पहले भी आया है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग अगर देखना चाहें तो पूर्वोत्तर में जैसा उल्लेख आया कि 7000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण है। पूरे पूर्वोत्तर को मुख्य धारा से जोड़ने की बात है। सरकार का हमेशा प्रयास रहा है। इस बार अभिभाषण में विशेष उल्लेख हम देख सकते हैं। एक और बात जो अलग कह सकते हैं कि नक्सलवाद जहां जहां लगभग 120 जिलों में नक्सल प्रभावित जिले हुआ करते थे, इस कारण वहां विकास प्रभावित था। जैसा अभिभाषण में बात आई कि अब मात्र 8 जिले नक्सल प्रभावित हम कह सकते हैं, जिसमें से भी उन्होंने कहा कि 3 जिले ही मुख्य रूप से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। तो एक तरीके से जो सरकार की पहले भी घोषणा होने वाली है कि मार्च तक नक्सलवाद समाप्ति की बात वो करने वाले हैं। और एक विशेष उल्लेख और कह सकते हैं माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर, 4 बड़े ऐसे यूनिट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। और सेमीकंडक्टर के साथ ही ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, इसका भी उल्लेख है। ये भी थोड़ा अलग हम देख सकते हैं। जो समुद्री व्यापार है, मैरिटाइम ट्रेड, उल्लेख किया उन्होंने कि इतिहास में हम कभी इसमें पूरी दुनिया में जाने जाते थे, हमारा बहुत बड़ा आधार होता था व्यापार का, वो भी एक विशेष उल्लेख की बात कर सकते हैं। हमारी जो वैश्विक भूमिका है, हमारी विदेश नीति है, उसका उल्लेख पहले भी होता रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार श्याम जी मुझे रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि सदन की कार्यवाही भी शुरू होने वाली है। जाहिर तौर पे जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन के दौरान सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया, साथ ही जो दीर्घकालिक नीतियां हैं, जैसे ऊर्जा की बात उन्होंने की, समुद्र मार्ग की जो बात की उन्होंने, इस तरह की तमाम उपलब्धियों का उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में किया है। श्याम जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहिए सनसेट टीवी।